हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि है गाइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या है गाइस? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश में जितने भी टेंसेस होते हैं गाइस, इंग्लिश में जितने भी टेंसेस होते हैं ना गाइस, उनके पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। इंग्लिश में जितने भी टेंसेस होते हैं गाइस, उनके पैसिव कैसे बनाए जाते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके गाइस, तो मैं समय को बर्बाद किए बिना वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लुक एट, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। मैंने इस वीडियो में एक चार्ट ड्रॉ किया है, जिसकी हेल्प से आप एक्टिव पैसिव वॉइस इजीली सीख सकते हो। एक्टिव पैसिव वॉइस जो टेंसेस में बनते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस जो टेंसेस में बनते हैं गाइस, इस चार्ट की हेल्प से आप इजीली सीख सकते हो। ओके गाइस, तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने 3 साइड बनाई हैं। यहाँ पे मैंने 3 साइड बनाई हैं। जो पहली साइड है उसमें मैंने टेंस का नाम लिखा है। जो पहली साइड है ना, उसमें मैंने क्या लिखा है? टेंस नेम। ठीक है। जो सेकंड साइड है उसमें मैंने क्या लिखा है? एक्टिव फॉर्मेशन, मतलब किसी टेंस का एक्टिव कैसे बनता है, किसी भी टेंस को एक्टिव में कैसे बनाते हैं। और जो थर्ड लाइन है या थर्ड रो है, जो थर्ड साइड है, उसमें मैंने क्या लिखी है? पैसिव फॉर्मेशन, मतलब एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कौन से टेंस की? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसकी बात करते हैं गाइस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका जो फॉर्मेशन होती है वो आपको याद होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो बनावट होती है, जो उसका रूल होता है, वो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आपको पता है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, एस फॉर सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, वी फॉर वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये आपको पता होगा, अगर आपने टेंसेस सीखोगे तो ये आपको अच्छे से आता होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस। अब एक बात और, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? एस और ई एस। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे वर्ब के संग जो वी है, वर्ब, वी मीन्स वर्ब, वर्ब के संग मैंने एस और ई एस क्यों लगाया है गाइस? जो एस और ई एस होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। जब किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा, जो कर्ता होगा, वो अगर सिंगुलर होगा तो आपको उसमें एस और ई एस लगाना है वर्ब के साथ। इसलिए मैंने यहाँ पे एस और ई एस लगाया है। ठीक है। अब दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? डू एंड डस। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने डू और डस भी लिखा है इस फॉर्मेशन में। अब मैंने डू और डस क्यों लिखा है? क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना गाइस, उसके जो वाक्य नेगेटिव और इंटरोगेटिव होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम किसी वाक्य को नेगेटिव या इंटरोगेटिव में बनाते हैं, तब उसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डस का यूज करते हैं। तब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब डू और डस का यूज करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है। आपको याद रखना है, जो डू होता है, डू जो होता है वो किसके संग आता है? प्लूरल सब्जेक्ट, जो बहुवचन कर्ता होते हैं उनके संग आता है डू, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके संग आता है डस। डस किसके संग आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये बात आपको याद रखनी है। ये फॉर्मेशन थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जो कुछ बेसिक रूल थे मैंने आपको बता दिए। ठीक है। अब देखो, एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। जैसे एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे गाइस, आई स्पीक हिंदी। आई स्पीक हिंदी। तो गाइस, जो आई है ना, इसमें सब्जेक्ट है। आई क्या है गाइस? एक सब्जेक्ट है, एक करता है कि नहीं? आई सब्जेक्ट हो गया। स्पीक क्या है गाइस? वर्ब, वी फॉर वर्ब। आई स्पीक तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और हिंदी क्या है? अपना ऑब्जेक्ट। हिंदी क्या है गाइस? ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव फॉर्मेशन है। आई
स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूँ। तो ये कौन सा टेंस है गाइस, आपको याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की कौन सी फॉर्मेशन है, एक्टिव। क्या है, एक्टिव। यदि आपको इसी वाक्य का पैसिव बनाना है तो आप इसको पैसिव में भी बना सकते हो बहुत ईजीली। ये एक्टिव था, आई स्पीक हिंदी। पैसिव क्या बनेगा आपको याद रखना है, पैसिव में सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या आता है गाइस, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आती है इसमें, पैसिव में याद रखना है ऑब्जेक्ट, फिर आती है एच वी। एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब। एच वी मीन्स क्या होता है गाइस, हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आती है वर्ब। अब वर्ब क्या होती है, थर्ड फॉर्म। हमेशा पैसिव में जो पैसिव की फॉर्मेशन होती है ना गाइस, पैसिव में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, कॉमन फैक्टर है। हर एक पैसिव में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, ठीक है ना। तो देखो आई स्पीक हिंदी, अब इसका पैसिव क्या बनेगा, देखो जो मैंने पैसिव की फॉर्मेशन सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट हिंदी है कि नहीं, हिंदी है तो हिंदी पहले आ गया कि नहीं। हिंदी एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। हिंदी क्या है गाइस, एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के संग इज आता है, तो हिंदी इज़ आ गया, हिंदी इज़। अब स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, होती है कि नहीं, स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, तो हिंदी इज़ स्पोकन बाय मी, हिंदी इज़ स्पोकन बाय मी। और आखिरी में जो सब्जेक्ट होता है ना एक्टिव का, वो पैसिव में लास्ट में जाता है एज एन ऑब्जेक्ट। वो पैसिव में जो एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, तो ये पैसिव में सबसे लास्ट में जाएगा बाय के साथ, वो भी कौन सी फॉर्मेशन में, ऑब्जेक्टिव। तो आई का ऑब्जेक्टिव कंडीशन क्या होती है, मी। तो हिंदी इज़ स्पोकन बाय मी। समझ में आ रहा है गाइस, क्योंकि हर एक टेंस, अगर आपको हर एक टेंस अच्छे से आता है तो आप पैसिव अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। तो ये टेंस की फॉर्मेशन थी एक्टिव, ये थी पैसिव। तो आई स्पीक हिंदी, तो पैसिव क्या बनेगा गाइस, हिंदी इज़ स्पोकन बाय मी। क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया हिंदी, हिंदी के साइक्रिया इज़ आ गई, क्योंकि हिंदी सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो हिंदी इज़ और थर्ड फॉर्म तो आनी है, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, तो हिंदी इज़ स्पोकन बाय मी। समझ में आ रहा होगा गाइस, आई होप। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, तो आपको ईजिली चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब ये कौन सी फॉर्मेशन थी, सिंपल। जैसे मैंने बोला आई स्पीक हिंदी, तो हिंदी इज स्पोकन बाय मी। अब जैसे मैं बोलूँगा आई डू नॉट स्पीक फ्रेंच, जैसे मैं लिखता हूँ गाइस, आई डोंट स्पीक फ्रेंच। अब मैंने क्या लिखा गाइस यहाँ पे, आई डोंट स्पीक फ्रेंच, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस बनाया, ये एक्टिव है। आई डू नॉट स्पीक फ्रेंच, इट मीन्स मैं फ्रेंच नहीं बोलता हूँ, मैं फ्रेंच नहीं बोलता हूँ। यदि आपको इस वाक्य का पैसिव बनाना है तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या, फ्रेंच है, देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले फ्रेंच। मैं पैसिव भी बना के दिखा रहा हूँ। ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। मैं नेगेटिव वाक्य का एक्टिव और पैसिव दोनों बता रहा हूँ गाइस। जैसे आप बोलोगे या मैं बोलूँगा आई डू नॉट स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच नहीं बोलता हूँ, तो फ्रेंच ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले आएगा पैसिव में। और फ्रेंच कौन सा ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो सिंगुलर की संख्या आता है इज़, तो फ्रेंच इज़ नॉट, क्या लग जाएगा गाइस, फ्रेंच इज़ नॉट। और स्पीक की थर्ड फॉर्म आनी है, तो फ्रेंच इज़ नॉट, फिर क्या आ जाएगा, स्पोकन। फ्रेंच इज़ नॉट स्पोकन, फिर आ जाएगा बाय मी। फ्रेंच इज़ नॉट स्पोकन बाय मी, इट मीन्स फ्रेंच मेरे द्वारा नहीं बोली जाती है, ठीक है। एक ही बात है कि नहीं, देखो मैं फ्रेंच नहीं बोलता हूँ तो आई डू नॉट स्पीक फ्रेंच, और फ्रेंच मेरे द्वारा नहीं बोली जाती है तो फ्रेंच इज़ नॉट स्पोकन बाय मी, तो इसका ये पैसिव बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्टार्टिंग में ना कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो स्टार्टिंग में आपको चीज़ें थोड़ी ब्लर होंगी, मतलब माइंड में कुछ चीज़ें ब्लैंक होंगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सीख नहीं सकते। जितना आप देखोगे, जितना आप समझोगे, उतना चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके गाइस, तो ये तो थी बात प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव और पैसिव की। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मैं बोलूँगा मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, जैसे मुझे बोलना है एक्टिव में, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तो मैं क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, तो मैं को बोलते हैं आई,
ठीक है ना। अब आई को चेंज करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ वह नॉनवेज नहीं खाता है, वह नॉनवेज नहीं खाता है, तो सब्जेक्ट की जगह पे वह रखना है, तो वह को बोलते हैं ही बोलते हैं कि नहीं, तो ही आ जाएगा। उसके बाद नेगेटिव में क्या रखते हैं, डू या डज। आपको पता है ना, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है डू या डज, तो सिंगुलर के संग डज आती है, तो ही सिंगुलर है, तो क्या बनेगा, ही फिर आ जाएगा डज, तो ही डज नॉट ईट नॉन वेज, ही डज नॉट ईट नॉन वेज, वह नॉन वेज नहीं खाता है। ये तो एक्टिव है, इसका पैसिव बनाना है, तो नॉन वेज पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा कि नहीं, तो नॉन वेज इज़ नॉट ईटन बाय हिम, नॉन वेज इज़ नॉट ईटन बाय हिम। समझ में आ रहा है गाइस। तो ये पहला रूल था, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा एग्जांपल देके समझाया, क्योंकि ये फर्स्ट रूल था प्रेजेंट डेफिनेट का, एक्टिव और पैसिव, तो इसलिए मैंने आपको कुछ ज़्यादा समय दिया इसको समझाने में, क्योंकि जो पहली स्टेप होती है उसको समझना बहुत कंपलसरी होता है। जब भी कोई चीज़ सीखते हैं ना अपन, तो जो फर्स्ट स्टेप है उसको अच्छे से सीखना ही चाहिए। ठीक है गाइस, अब मूव करते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर, जो कि है अपना पास्ट इंडेफिनिट। क्या है गाइस, पास्ट इंडेफिनिट। तो आपको पता है, अगर आप ये चीज़ एक्टिव पैसिव सीखोगे ना, तो आपके दो चीज़ें क्लियर होंगी। एक्टिव पैसिव सीखने का फ़ायदा क्या है आपको पता है, आपकी दो चीज़ें क्लियर होंगी। एक तो आपके टेंसेस क्लियर होंगे, दूसरी चीज़ आप टेंसेस के पैसिव बनाना भी सीख जाओगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं गाइस, आइस ऑन दी केक, आइस ऑन दी केक, इट मीन्स सोने पे सुहागा। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल की बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी फॉर्मेशन बताऊंगा, मतलब बनावट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको याद रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है गाइस, उसके बाद आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आता है अपना ऑब्जेक्ट। अब आप बोलो सर आपने डिड क्यों लिखा है, मैंने डिड इसलिए लिखा है, डिड एक हेल्पिंग वर्ब है। डिड क्या है गाइस, एक सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब है। और डिड का यूज़ कब करते हैं गाइस, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में गाइस सेंटेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होता है, तो हम क्या लगाते हैं, डिड। ठीक है, और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक बात और याद रखनी है, डिड के बाद वर्ब, जो वर्ब होती है उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। केवल साधारण वाक्य में V2 लगता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के केवल साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपको याद रखना है। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ही एट फूड, ही एट फूड, तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया। ये एक्टिव वॉइस है, ये कौन सी है, एक्टिव। अब आपको इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो अभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, ही एट फूड, उसने खाना खाया, इस ये एक्टिव है, और आपके एग्ज़ाम में आएगा चेंज इनटू पैसिव, इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आपसे बोला जाएगा चेंज इनटू पैसिव। तो आप कैसे चेंज करोगे गाइस, मैं आपको बताता हूँ। ही एट फूड, तो पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है पास्ट इंडेफिनिट, सभी पैसिव में। जब भी कोई एक्टिव होगा ना, उसका पैसिव तभी बनेगा जब एक्टिव में कोई ऑब्जेक्ट होगा। एक इम्पोर्टेंस मैसेज देना चाहता हूँ मैं आपको, जब भी कोई एक्टिव होगा तो उसमें जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी उसका पैसिव बनेगा। ये कुछ रूल्स हैं, आपको याद रखने हैं। देखो, ही एट फूड, उसने खाना खाया, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में, सभी पैसिव में ऑब्जेक्ट आता है। फिर वॉज या वर। अब वॉज किसके संग आता है गाइस, कोई ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा, कोई ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज लगाएंगे, कोई ऑब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर लगाएंगे। आपको याद रखना है। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कॉमन फैक्टर है, सभी पैसिव में V3 का यूज करते हैं। फिर बाय सब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखो ये फूड है ना, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ये फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले फूड आ गया, तो फूड, और जो फूड है ना वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो फूड वॉज। अब ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, फूड वॉज ईटन बाय हिम। ही है ना, उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो फूड वॉज ईटन बाय हिम। बन गया कि नहीं,
ही एट फूड, उसने खाना खाया, खाना उसके द्वारा खाया गया। खाना पैसिव क्या बनेगा, तो मैं हिंदी की एक्टिव पैसिव बता रहा हूँ, हिंदी में इसका मतलब होता है उसने खाना खाया, ही एट फूड, उसके द्वारा खाना खाया गया, तो फूड वॉज ईटन बाय हिम। सिंपल है कि नहीं। तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, आपको क्या सोचना है, क्योंकि पता है जो आदमी कुछ भी सीखता है ना वो किस पे डिपेंड होती है, थॉट प्रोसेस। कोई भी चीज़ हम सीखते हैं ना तो सीखना जो डिपेंड करता है ना गाइज, वो किस पे करता है, आवर थॉट प्रोसेस। ठीक है ना, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हम सीखेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूँगा, राम जी ने रावण जी को मार दिया, राम जी ने रावण जी को मार दिया, एक सेंटेंस बनाना है। तो मैं क्या लूँगा, लॉर्ड रामा किल्ड रावण, लॉर्ड रामा किल्ड रावण जी, मतलब राम जी ने रावण जी को मार दिया। तो ये तो एक्टिव था, इसका पैसिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट रावण था यहाँ पे, तो रावण पहले आएगा। तो रावण जी वॉज, रावण जी सिंगुलर हैं, तो रावण जी वॉज किल्ड बाय राम जी, रावण जी वॉज किल्ड बाय राम जी। बन गया कि नहीं। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। ये किसी भी चीज़ को सीखने का कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो इंग्लिश हो या मैथ हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। ये हर चीज़ पे अप्लाई करती है। ये वाला जो मैंने प्रोवर्ब बोला ना, जो मुहावरा है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। ठीक है, आई होप आपको बोरियत नहीं हो रही होगी। ओके गाइस, तो नेक्स्ट जो रूल है, जो टेंस है, कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो बनता है ना, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट विल या शेल, सब्जेक्ट के बाद विल या शेल रखते हैं। जो आजकल की जो इंग्लिश है उसमें मोस्टली विल का यूज़ किया जाता है। जो विल है ना, हेल्पिंग वर्ब, उसी को रखा जाता है, बट आई और वी के संग शेल रखते हैं। आई और वी होता है ना, उसके संग शेल का यूज़ किया जाता है, और सबके संग विल आता है रिटर्न इंग्लिश में। किसमें, रिटर्न इंग्लिश में। बट जो स्पोकन इंग्लिश होती है आजकल की इंग्लिश में, सब में विल आता है। तो सब्जेक्ट विल शेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, विल शेल बी प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट, प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब एग्जांपल देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, शी विल स्पीक इंग्लिश, तो वह इंग्लिश बोलेगी। ये है अपना एक्टिव, ये क्या है गाइस, एक्टिव है। शी विल स्पीक इंग्लिश, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, इंग्लिश उसके द्वारा बोली जाएगी, तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंग्लिश था, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, तो इंग्लिश विल बी बनेगा कि नहीं गाइस, इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय हर, इंग्लिश उसके द्वारा बोली जाएगी। बन गया कि नहीं। तो आप ऐसे ही, आपको मैंने एक एक एग्जांपल लिखा है, आपको माइंड में लॉट ऑफ, मतलब बहुत सारे एग्जांपल सोचने, तभी क्लियरिटी आती है। जैसे मैं बोलूँगा मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, जैसे मुझे बोलना है मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, तो मैं क्या बोलूँगा, आई विल मेक, आई सब्जेक्ट में हूँ, आई विल मेक मीन्स बनाना, आई विल मेक वन मोर वीडियो, मैंने बोला भैया मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। अब इसका पैसिव बनाना है गाइस, तो बहुत सिंपल है, वन मोर वीडियो ऑब्जेक्ट है, वन मोर वीडियो क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो वन मोर वीडियो सबसे पहले आ जाएगा पैसिव में, तो वन मोर वीडियो विल बी, क्या हो जाएगा, वन मोर वीडियो विल बी, फिर क्या आएगा, मेड बाय मी। पैसिव बन गया कि नहीं, बन गया पैसिव। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक एक एग्जांपल लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप और एग्जांपल नहीं बना सकते, आप जितने एग्जांपल चाहो उतने बन सकते हैं। ये किस पे डिपेंड है, आपकी थॉट प्रोसेस। मैंने बताया आप जितना सोचोगे उतना आप सीखोगे। और क्या सोचना है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचना है, अच्छे अच्छे वाक्य सोचने हैं और अच्छे अच्छे वाक्यों को पैसिव बनाने हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टेंस की ओर चलते हैं, कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा है अपना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है,
अब एक बात और मैं बता दूं गाइस आपको, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ना, उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है आपको, एग्ज़ाम में कभी कभी क्या आ जाएगा, चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो आपका मीन्स आपको समझना है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है गाइस? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्ज़ाम में लिख के आ गया सर चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कौन सा होता है? तो कंफ्यूज नहीं होना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ही होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ये एक कॉमन इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। देखो, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे ना, तो आपको याद रखना सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, फिर आता है इज, एम या आर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के संग इज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के संग आर आता है, और आई के संग एम आता है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। जो ये वी मैंने विंग लिखना है, विंग विंग, तो विंग का मीन्स कहता है वर्ब में आई एन जी, क्रिया में क्या लगेगी, आई एन जी। अब इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस को अगर पैसिव में चेंज करना होता है तो पैसिव का स्ट्रक्चर देखना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर आता है इज एम आर प्लस वर्ब प्लस क्या आता है, बीइंग। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस बाय। तो देखो, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। लोग है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, आई एम राइटिंग अ टॉपिक, आई एम राइटिंग अ टॉपिक। तो ये क्या है, एक्टिव फॉर्मेशन, ये एक्टिव है। जैसे आपके पेपर में एक्टिव लिख के आएगा तो पेपर में कैसे आएगा, चेंज इनटू पैसिव। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पेपर में जैसे एक्टिव लिख के आएगा तो आपको ब्रैकेट में दिया जाएगा चेंज इनटू पैसिव। तो आई एम राइटिंग अ टॉपिक, मैं एक टॉपिक लिख रहा हूँ, मैं एक टॉपिक लिख रहा हूँ। अब आपको क्या करना है गाइस, इसका पैसिव बनाना है। तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट है अपना अ टॉपिक, तो अ टॉपिक पहले आएगा। तो देखिए अ टॉपिक, अब अ टॉपिक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के संग गाइस हमेशा इज आता है। तो अ टॉपिक इज, अब स्ट्रक्चर को देखते हो, देखो अ टॉपिक इज, उसके बाद बीइंग आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो अ टॉपिक इज बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। अ टॉपिक इज बीइंग रिटर्न बाय मी। बन गया कि नहीं गाइस? तो सिंपल टास्क है कि नहीं, आपको केवल जो फॉर्मेशन है वो याद करनी है। आपको क्या याद करना है, रूल्स। अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं तो आप इजीली एक्टिव को पैसिव और पैसिव को एक्टिव में चेंज कर सकते हो। और टेंसेस के एक्टिव पैसिव हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप 10th क्लास में स्टडी कर रहे हो, या आप 11th में या 12th में, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, सभी एग्ज़ाम में एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं। बात क्लियर हो रही होगी? ठीक है, आगे चलते हैं अपन किस पे, नेक्स्ट टेंस पे। कौन सा है अपना, पास्ट कंटिन्यूस। कौन सा है गाइस, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को किस नाम से जानते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव। जो मैंने बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं, और पास्ट कंटिन्यूस को सिमिलरली उसी तरीके से पास्ट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है गाइस, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, देखो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट आता है, फिर वोज या वर आता है। अब आपको पता होगा वोज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। जो वोज है ना किसके संग आता है गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर किसके संग आता है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। आता है कि नहीं, आता है। वर्ब में आएंगी तो आती है, जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं ना, आपको याद रखना है एक चीज़, सब में वर्ब में आईएनजी आएगी, मतलब क्रिया में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। अगर इसका पैसिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखो, पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वोज या वर आएगा, फिर आ जाएगा बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देन बाय सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो कॉमन चीज़ है, हर एक पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा और बाय सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा, ये कॉमन फैक्टर है। जैसे आपको याद रखना है, इसमें क्या हो जाएगा, वोज वर बीइंग प्लस V3। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो, शी वॉज एक्सप्लेनिंग मी, शी वॉज एक्सप्लेनिंग मी, वह मुझे समझा रही थी, वह मुझे समझा रही थी। तो इसका इंग्लिश में क्या बनेगा, एक्टिव, शी वॉज एक्सप्लेनिंग मी, ये एक एक्टिव है, शी वॉज एक्सप्लेनिंग मी। अब इस वाक्य को मैं पैसिव में भी लिख भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ। जैसे मैंने एक्टिव में लिखा है ना, तो मैं बोल के भी बता रहा हूँ, वह मुझे समझा रही थी, शी वॉज एक्सप्लेनिंग मी। तो इसका पैसिव क्या बनेगा,
उसके द्वारा मुझे समझाया जा रहा था, या मुझे उसके द्वारा समझाया जा रहा था, मुझे उसके द्वारा समझाया जा रहा था, बनेगा कि नहीं? तो देखो पहले ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी, है कि नहीं? मी। अब बट आपको याद रखना है, इसमें मी है ना, इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? आई, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ना उसका प्लेसमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे है ना, तो एज अ सब्जेक्ट रखा जाएगा। जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वैसे तो जैसे ऑब्जेक्ट मैंने कोई नाम कोई भी वस्तु होती तो वस्तु रहती, बट अगर मी ऑब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है और पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी आई बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान जो सब्जेक्ट था, जैसे लिखा है बाय सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के स्थान पे मैं क्या रख रहा था? ऑब्जेक्ट रख रहा था कि नहीं? आई का मी बन गया था, क्योंकि उसका प्लेसमेंट क्या था? ऑब्जेक्ट। प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। देखो ये ऑब्जेक्ट है ना गाइस, ऑब्जेक्ट का स्थान तो सब्जेक्ट के स्थान पे ही है ना, है तो ऑब्जेक्ट बट स्थान क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट तो मी है, बट हम इसको मी नहीं रखेंगे, आई रखेंगे, क्योंकि मी का सब्जेक्ट आई होता है, ठीक है। तो आई वॉज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय हर, उसके द्वारा। अब यहाँ पे देखो चेंज क्यों गया, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे था, देखो लुक एट, ये लिखा था शी, तो शी तो क्या था? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का प्लेसमेंट सब्जेक्ट ही है, स्टार्टिंग में ही है, तो एज अ सब्जेक्ट शी आएगा। बट यहाँ पे सब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट है ना, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट तो लिखा है, बट यहाँ पे प्लेसमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट। स्थान क्या? ऑब्जेक्ट के स्थान पे है कि नहीं? तो शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे था मी, तो मी का सब्जेक्टिव प्लेसमेंट होता है आई, तो मी का आई हो गया। यहाँ पे था शी, तो ये शी तो क्या? सब्जेक्ट था, ठीक है ना, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के स्थान पे आया, तो शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। तो मैं ये आपको बात समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आई क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मी। शी का हो जाएगा हर, ठीक है ना, यू का यू ही रहता है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। और इससे पहले जो मैं आपको ये बातें समझा रहा हूँ ना, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, 3 गोल्डन रूल ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। 3 गोल्डन रूल ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बेसिक बताई है एक्टिव पैसिव वॉइस की, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, प्रेजेंट परफेक्ट। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब आप सोचोगे सर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट समझा दिया, पास्ट इंडेफिनिट समझा दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट समझा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस समझा दिया, पास्ट कंटिन्यूस समझा दिया। मैंने समझा दिया कि नहीं? अब पता है मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं समझा रहा हूँ, इसमें मैंने क्या मिस कर दिया? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो आपको याद रखना है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है ना गाइस, वो उसका एक्टिव तो बनता है बट पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कहाँ पे आ गया हूँ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आता है हेज़ या है। अब मैं आपको बता दूं, जो हेज़ आता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेज़ आता है। एक वचन कर्ता के संग हेज़ आता है और बहुवचन कर्ता के संग हैव आता है, ये आपको याद रखना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं ना, उनमें सब में थर्ड फॉर्म आती है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया में थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनेगा तो ऑब्जेक्ट पे ले आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह आपको ऑब्जेक्ट रखना है। फिर हैज़ हैव बीन, क्या आएगा? हैज़ हैव या बीन, ठीक है, हैज़ हैव बीन। फिर आ जाएगा V3 प्लस बाय सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या लिखा है? वी हैव सीन द ताज। तो इसमें वी एक सब्जेक्ट है कि नहीं? वी एक सब्जेक्ट हो गया। अब वी बहुवचन सब्जेक्ट है इसलिए हैव लगा दिया, तो वी हैव, और सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, तो वी हैव सीन और ऑब्जेक्ट क्या है? ताज, तो मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो वी हैव सीन द ताज। इट मीन्स हम ताज देख चुके हैं, इट मीन्स हम ताजमहल देख चुके हैं। तो ये एक्टिव है, हम ताजमहल देख चुके हैं, ये एक्टिव है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? ताजमहल हमारे द्वारा देखा जा चुका है, ताजमहल हमारे द्वारा देखा जा चुका है। तो द ताज पहले आ गया कि नहीं? द ताज ऑब्जेक्ट पहले आ गया। द ताज सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो हैज़ बीन आएगा, तो द ताज हैज़ बीन हो गया कि नहीं? द ताज हैज़ बीन, और सी की थर्ड फॉर्म सी नहीं होती है। द ताज हैज़ बीन सीन बाय अस, क्योंकि वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है गाइस? अस। तो वी हैव सीन द ताज हैज़ बीन सीन बाय अस। तो पैसिव बन गया कि नहीं? बहुत सिंपल टास्क है,
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन से टेंस की, पास्ट परफेक्ट। किसकी बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट का जो एक्टिव फॉर्मेशन है याद रखना, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट पहले आता है कि नहीं, फिर हेड आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, फिर हेड आता है देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सब में परफेक्ट में आती है देन ऑब्जेक्ट। अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेड बिन हो जाएगा, फिर V3 देन बाय सब्जेक्ट होगा। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है मोहन हैड प्लेड द फ्लूट, मोहन हैड प्लेड द फ्लूट, मोहन बांसुरी बजा चुका था। इसका मीन्स क्या होता है गाइस, मोहन बांसुरी बजा चुका था। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, मोहन के द्वारा बांसुरी बजाई जा चुकी थी, यहाँ बांसुरी मोहन के द्वारा बजाई जा चुकी थी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लूट है कि नहीं, द फ्लूट, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा। तो देखो ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो क्या आ गया इसमें, द फ्लूट आ गया कि नहीं, द फ्लूट हैड बीन, द फ्लूट हैड बीन तो आना है, सब में हैड बीन आना है, पास्ट परफेक्ट के सभी पैसिव में आपको हैड बीन रखना है। द फ्लूट हैड बीन प्लेड बाय मोहन, द फ्लूट हैड बीन प्लेड बाय मोहन, यहाँ पे बाय भी लिखा है, ये देखिए बाय लिखा है, ठीक है ना गाइस। तो ये थे पास्ट परफेक्ट टेंस की बात। अब जो लास्ट टेंस है अपना फ्यूचर परफेक्ट, अब लास्ट टेंस कौन सा बनेगा अपना, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहले मैं आपको एक्टिव फॉर्मेशन बताता हूँ। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ विल और शेल में से एक चीज़ आएगी। मैंने बता ही दिया आई और वी के संग शेल आता है और सबके संग आपको विल रखना है, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट विल शेल प्लस है प्लस V3 प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव क्या बनेगा गाइस, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शेल आएगा कि नहीं, विल और शेल आएगा, उसके बाद आ जाएगा हैव बीन, ऑब्जेक्ट प्लस विल और शेल हैव बीन, ठीक है। उसके बाद V3 प्लस बाय सब्जेक्ट, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, दे विल हैव डन देयर वर्क, सॉरी दे विल हैव डन दिस वर्क, दे विल हैव डन दिस वर्क। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, वे अपना काम कर चुके होंगे, दे विल हैव डन दिस वर्क, वे यह काम कर चुके होंगे, सॉरी वे यह काम कर चुके होंगे, दे विल हैव डन दिस वर्क। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, यह काम उनके द्वारा किया जा चुका होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, तो दिस वर्क पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दिस वर्क पहले आ गया, देखो दिस वर्क आ गया, तो दिस वर्क आ जाएगा, फिर विल हैव बीन, दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय देम, क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, तो दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय देम। तो ये एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने आपको सिखाया टेंसेस में, और आपको याद रखना है जो 8 टेंसेस के पैसिव बनेंगे, टोटल टेंसेस 12 होते हैं, 12 होते हैं, आपको याद रखना है टोटल टेंसेस 12 होते हैं। 4 टेंसेस के पैसिव नहीं बनते, एक्टिव तो बनते हैं, पैसिव नहीं बनते। कौन कौन से 4 टेंसेस है आप लिख लेना, मैं बता देता हूँ। जो 4 टेंसेस है ना, एक तो आपको याद रखना है फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर देखो मैं लिख देता हूँ, जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है ना उसका पैसिव नहीं बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस इसका पैसिव नहीं बनता है, याद रखना है। उसके बाद जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस हैं, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस हैं, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस हैं ना, उनका भी पैसिव नहीं बनेगा। मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, एक तो फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस नहीं बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस का एक टेंस नहीं बनेगा। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीनों के भी टेंस के पैसिव नहीं बनते, टेंस तो बनते हैं, इनके पैसिव नहीं बनते, ठीक है। तो 12 में से 4 के आपको पैसिव नहीं बनाने हैं और बनते ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो आपको 8 के 8 मैंने आपको बता दिए, चार्ट भी बता दिया, ठीक है ना, मैंने आपको चार्ट दिखा दिया है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम्पल भी लिखे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं इस चार्ट की स्क्रीनशॉट डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस चार्ट का स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, आप देख लेना और उसको ले लेना, ठीक है। और अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो मैं अपनी वीडियो हटा देता हूँ पहले, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं अभी जो वेब कैम है ना, जो मेरी वीडियो दिख रही है आपको, वो मैं हटा दूँगा, आप इसका फ़ोटो ले लेना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आपको अच्छे से आप रिवाइज़ कर लेना और लिख लेना एक बार इस चार्ट को, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एक चीज़ और, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, किसका, हेल्थ का, अपनी हेल्थ और अपने परिवार की हेल्थ का आपको ख्याल रखना है, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ,
ठीक है। तो मैं अभी इसको ना अपने जो इसको वेब कैम को बंद करता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये टेंसेस है ना, टेंसेस को एक्टिव में पैसिव में कैसे चेंज करते हैं मैंने इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिससे आप याद कर सकते हो ईजीली, ठीक है गाइस। तो मैं अब क्लास को यहाँ पे ओवर करता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच। ओके।